हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी के क्लासेस में। ये है लेक्चर नंबर 7। बीच में हमारी कंटिन्यूटी टूट गई थी और उसका कुछ रीज़न रहा है मेरे साथ। तो अब जो है लेक्चर को मैं कंटिन्यू रखने वाला हूँ। तो बीच में जो हमारी लय टूटी है, तो जो हम लोगों ने तो लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 6 में जो भी चीज़ हम लोगों ने सीखा है, सारा चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। आपका अभी सारा चीज़ रिवीजन हो जाएगा आपका, थ्योरी प्लस जो प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चंस लगाया हुआ है, ताकि जो लेक्चर 7 हम लोग करेंगे, मतलब लेक्चर 8 जो करेंगे नेक्स्ट वाला आपका, तो उसको आप कनेक्ट कर सको अच्छे से। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग प्रॉपर नोट्स बना के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगा रहे होंगे, और अपना जो है साइड वाइज जो है CVT 1 भी अच्छे से इसका सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो हम सभी को पता है कि थर्मल इंजीनियरिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, जहाँ पे हम लोगों ने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपका जीरोथ लॉ पढ़ लिया, फर्स्ट लॉ पढ़ लिया हम लोगों ने, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क कैसे होता है ये भी देख लिया हम लोगों ने, परफेक्ट गैस का लॉ भी देख लिया था। थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रोसेस होते हैं आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, हाइपरबोलिक, आइसेंट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक और थ्रोटलिंग। ये थ्रोटलिंग प्रोसेस आपको मैंने बताया नहीं है, बट ये कब बताऊंगा। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का किया है, सेकंड लॉ जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे थ्रोटलिंग का आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूंगा। बस वो लेक्चर जैसे हमारा एक और आएगा तो हमारा पूरा ये थर्मोडायनेमिक्स का जो सिलेबस है एज पर RRB JEE हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। उसके बाद हमारा हीट ट्रांसफर रहेगा अगला टॉपिक। तो जैसे हम लोगों ने लेक्चर 1 जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से देखते हैं कि लेक्चर 1 हमारा क्या था भाई, थर्मल इंजीनियरिंग था। ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पे हम लोग वर्क प्रोड्यूसिंग और वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। और प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस टरबाइन हो गया, हीट इंजन हो गया। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा ब्रांच है आपका साइंस का जो एनर्जी का इंटरेक्शन के बारे में बात करता है और उसका इफेक्ट क्या होगा सिस्टम में और सराउंडिंग के बारे पर। सिस्टम एक कोई भी फिक्स्ड मास हो सकता है या तो कोई एक रीजन हो सकता है जहाँ पे जो आपका स्टडी होती है पूरी तरीके से फोकस रहेगी। और सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ होती है इस यूनिवर्स में पूरा, उसको सराउंडिंग मतलब बोला जाता है। सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ एग्जिस्ट करेगा उसको सराउंडिंग बोलेंगे, और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसको बाउंड्री बोलेंगे। तो उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम के बारे में बात किया था। मैंने भी आपको बताया था कि ये भी एक इमेजिनरी वॉल्यूम होता है जो कि फिक्स होता है किसी भी स्पेस में। और सराउंडिंग के बारे में एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम, उसको हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। 3 तरह का सिस्टम देखा था हम लोगों ने, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। मास और एनर्जी दोनों ही सिस्टम में आना जाना लगा रहेगा तो ओपन सिस्टम। इसके एग्जांपल टरबाइन, बॉयलर, पंप, कंप्रेशर, कंडेंशन, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व। विदाउट वॉल्व का मतलब आपका यहाँ पे क्या हो जाता है कि सिंपल, इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा पिस्टन सिलेंडर होगा यहाँ पे जो इनलेट और एग्जस्ट वॉल्व होता है वो नहीं होगा। ठीक है। और विदाउट वॉल्व की हम बात कर रहे हैं। और वॉल्व है मतलब ये सॉरी हाँ, वॉल्व का मतलब जो यहाँ पे इनलेट और एग्जस्ट रहेगा, ये वॉल्व हटा हुआ है, मतलब ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है। और अगर हम लोग वॉल्व लगा के इसको क्लोज कर देंगे, पिस्टन सिलेंडर का जो अरेंजमेंट होता है, तो वो आपका क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एनर्जी का आना जाना रहेगा, मास का नहीं रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम में ना एनर्जी ना मास, दोनों में से किसी का आना जाना नहीं रहेगा, जैसे कि यूनिवर्स और थर्मोप्लास्ट जो है इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर हम लोगों ने इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे थे कि कंट्रोल वॉल्यूम, इसका RRB JEE में क्वेश्चंस पूछा गया था, क्या होता है ना। आपको मैंने बताया था कि ये फिक्स्ड रीजन होता है किसी भी स्पेस पे जहाँ पे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। क्वेश्चन 2 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। तो थर्मोफ्लास्क और यूनिवर्स जो है इसका एग्जाम्पल हो गया। ओपन सिस्टम में आपने क्या पढ़ा है कि एक ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, इज ए स्पेसिफाइड रीजन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड और मास टेक प्लेस, दोनों का ही पॉसिबल है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि एक ऐसा रीजन होता है, ठीक है, जहाँ पे दोनों में से एनर्जी और मास डजंट टेक प्लेस। ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ हम लोगों ने देखा था। और ये एक SSC JEE का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग को ए का जो है ओपन सिस्टम है, तो ये जो है कौन किसका, ये 1 2 3 जो है ना यहाँ पे होगा। ठीक है। ये थोड़ा सा इधर आ गया है, तो ये 1 2 3 हम लोग को मिलाना था। तो ओपन सिस्टम है, तो ओपन सिस्टम में क्या हो सकता है, देखिए पहला क्या ऑप्शन लिखा हुआ है कि द गैस सील्ड विद इन द सिलेंडर ऑफ ए स्पार्क इग्निशन इंजन। तो गैस को अगर सील करके रख दो तो क्लोज सिस्टम हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा आपका 1। ठीक है। तो B1 आपका किस पे आ रहा है, चलिए ठीक है, अभी उसको छोड़ दिए। लिक्विड नाइट्रोजन स्टोर इन ए सील्ड एंड इंसुलेटेड कंटेनर, तो ये तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बात कर रहा है, तो सी का 2 हो जाएगा। तो सी का 2 हो जाएगा, तो भैया ये दोनों ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, सी का 2। उसके बाद देखते हैं
कि एक कार रेडिएटर होता देखते हो उसमें जो है वाटर एंटर भी करता और बाहर भी चला जाता था, ए का हो जाएगा 3, तो इसलिए इसका आंसर सी निकल कर आ रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम। हमें पता थर्मोडाइनमिक सिस्टम क्या होता है, इसमें इनकरेक्ट पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एवरीथिंग इंक्लूडिंग द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग, नहीं, सिस्टम को छोड़ के बाकी जितना भी सारा चीज़ है उसको सराउंडिंग बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 था, व्हेन देयर इज ए वर्क इज ट्रांसफर्ड ओवर द सिस्टम बाउंड्री इन एन ओपन सिस्टम, ये कब हो सकता है? तो डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, change in potential energy of the fluid, difference in datum head between the system and surrounding, change in the kinetic energy of the fluid। क्या पूछा? when there is a work का ट्रांसफ़र कब होगा? तो भाई वर्क का ट्रांसफ़र आपका किस किस में होने वाला है? तो वर्क का ट्रांसफ़र देखो, वर्क जो होता है वो सिस्टम का जो कंप्लीट इफेक्ट है वो सराउंडिंग पे आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन दी सिस्टम एंड सराउंडिंग होगा, या तो फिर डिफरेंस इन डेटम हेड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पर जो आपका होगा इस वाले का, ये चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड जो होगा ये आपका हो जाएगा ओपन सिस्टम के केस में, क्या वर्क का ट्रांसफ़र का आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका आंसर बी हो जाएगा। कंट्रोल वॉल्यूम रिफर्स टू, ये RRBJ 2015 क्वेश्चन है, तो आपको मैंने बताया ये फिक्स्ड रीजन होता है। फिर RRBJ 2015 में पूछा गया कि आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है ये क्या होता है? तो इज स्पेसिफाइड रीजन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड और मास टेक प्लेस, दोनों ही टेक प्लेस होता है वहाँ पे। फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम पढ़ा था। तो किसी भी सिस्टम की जो आपकी स्टेट होती है, मतलब कंडीशन जो होती है, तो उसको हम लोग स्टेट ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। और इस स्टेट को उसको बताना है, उसके लिए जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उनको, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है उसी को प्रॉपर्टी बोला जाता है, ठीक है। तो द सिस्टम ऑफ द स्टेट ऑफ ए सिस्टम में बी आइडेंटिफाइड और डिस्क्राइब्ड बाय सर्टेन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी सच एज वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, और जो भी क्वांटिटी हुई आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। मतलब जो क्वांटिटीज़ किसी सिस्टम की पहचान को बताती है कि उसका प्रेशर मतलब ये क्वांटिटी होगी, टेम्परेचर मतलब क्वांटिटी होगी, डेंसिटी क्वांटिटी होगी, तो इन्हीं को हम लोग प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। और प्रॉपर्टी भी दो तरह के हम लोग को देखा था, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और एक्सटेंसिव। वैसे प्रॉपर्टी जो आपके सिस्टम के मास कंसिडरेशन पर डिपेंड नहीं करती है, दीज आर कॉल्ड इंटेंसिव, और जो मास कंसिडरेशन सिस्टम पर डिपेंड करेगी उसको बोलेंगे एक्सटेंसिव। इंटेंसिव को इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिव को एक्सट्रिंसिक बोला जाता है, क्लियर है। तो प्रेशर, टेम्परेचर, वेलोसिटी, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, उसके बाद आप यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, विस्कोसिटी, ये सारे एग्जांपल है इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। मास, वॉल्यूम, एंट्रोपी और ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं ये सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल होते हैं। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड प्रोसेस किसको बोलेंगे? तो आपको मैंने बताया था कि द कंडीशन, जो भी सिस्टम की अभी कंडीशन है उसको स्टेट ऑफ द सिस्टम बोलेंगे, और इस स्टेट को बताने के लिए हमको प्रॉपर्टीज़ की आवश्यकता होती है। और किसी भी सिस्टम की अगर प्रॉपर्टीज चेंज होगी तो उसकी प्रॉपर्टी मान लो 1 से लेकर 2 हो जाएगी तो उसकी स्टेट जो है चेंज हो जाएगी, और चेंज इन स्टेट को बोलते हैं क्या? प्रोसेस बोला जाता है। और जब इन्फानाइट नंबर ऑफ स्टेट जब सिस्टम अपना ट्रेवल करता है और जब उसको मिला देता है तो उसको प्रोसेस पाथ बन जाती है। ये सब सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या हो गया कि थर्मोडायनेमिक साइकिल होता है जहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए, इसके लिए मिनिमम 2 आपकी प्रोसेस पाथ की रिक्वायरमेंट होती है। क्वासिस्टेटिक एक ऐसा प्रोसेस था जो कि इन्फिनेटली स्लो प्रोसेस था, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो जिस रास्ते से जाएगा वो उसी रास्ते से रिटर्न आएगा और सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, जो कि प्रैक्टिकल ये प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता है। और जो प्रैक्टिकल में जो सारे प्रोसेस होती है उसमें कुछ ना कुछ मशीन्स में जैसे फ्रिक्शन वगैरह का लॉसेस हो गया, तो वो सारे एक्चुअल में रियल लाइफ में जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम तभी हो सकता है जब इन चारों इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो करेगा। थर्मल इक्विलिब्रियम जब टेम्परेचर 2 सिस्टम के बीच में बराबर हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जब 2 सिस्टम के बीच में फोर्सेस के बारे जो है बराबर हो, केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए। फेज इक्विलिब्रियम का मतलब फेज जो होता है, फेज का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए अभी वाटर है तो इस वाटर H2O के 3 फेज होता है, कौन कौन सा भी है? आप लिक्विड में भी देखते हो उसकी, आप इसको गैस में भी देख सकते हो, आप इसको सॉलिड अवस्था में भी देख सकते हो। तो ये सारा क्या अवस्था होती है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन देखा RRBJ 2019 का क्या क्वेश्चन था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस हीट ट्रांसफर भी नहीं हो सकता, कंबशन भी नहीं हो सकता, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी नहीं हो सकता, तो बचा आंसर बी। सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सिस्टम के मास कंसिडरेशन पर डिपेंड करती है। मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं है, डेंसिटी भी नहीं है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा यहाँ पे, वॉल्यूम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये भी देखो RRBG 2015 क्वेश्चन है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, मतलब सारे इनमें चारों से चारों जो है, चारों में से एक को छोड़ के सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो मास जो है वो एक्सटेंसिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे एक्सटेंसिव कौन हो सकता है भैया, तो हमें पता है कि प्रेशर हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, ये सारे इंटेंसिव है। वॉल्यूम नहीं, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल v अपॉन m, नहीं सॉरी, स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल v जो होता है ये होता है कैपिटल V अपॉन m होता है। ठीक है, मीटर क्यूब पर केजी को बोला जाता है क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो हीट कैपेसिटी यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल, इसलिए इसका आंसर बी था। फिर हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था, जीरोथ लॉ देखा था कि भाई तीन बॉडी रहेगा, ए सी इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो बी सी भी आपस में इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो ए बी दो दो जो रहेगा ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहाँ पे हमने सीखा था कि जीरोथ जो रहता है ये टेम्परेचर मेजरमेंट का कंसेप्ट हमारा यहीं से निकल के आया था। फिर हमने देखा था थर्मोमीटर जो होता है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है। ये टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर देखा था हम लोगों ने 4 तरह का। ठीक है, थर्मिस्टर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इसको बोला जाता है, थर्मोकपल, मरकरी थर्मोमीटर और कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। फिर हम लोग आगे बढ़े तो टेम्परेचर स्केल के बारे में समझे थे कि टेम्परेचर स्केल जो है कॉमनली हम लोग सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं, जो कि ये 2 पॉइंट बेस्ड स्केल होता है। क्या सेल्सियस स्केल बात करता है कि भाई ये इसमें एक रहता है 0 मार्क, क्या रहता है, अरे इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है 100, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम लोग आइस पॉइंट भी बोलते हैं। और फ़ारेनहाइट केस में जो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ये मेरे दोस्त ये 212 है। ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहीं से एक इक्वेशन निकल के आता है T माइनस टी आई अपन TS माइनस टी आई। टी कोई अननोन टेम्परेचर है, टी आई कोई आइस टेम्परेचर, टी एस स्टीम टेम्परेचर, टी आई आइस टेम्परेचर। जब आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन निकालोगे तो C/5 F माइनस 32/9 आएगा। अब हम चाहते हैं कि C और F कौन सा ऐसा कॉमन टेम्परेचर है जो दोनों बराबर रहेगा। तो दोनों बराबर जो रहता है कब रहेगा, -40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री पे जो है आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है सेम रीडिंग देगा। ठीक है, और -273.15 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे सभी मॉलिक्यूल्स की जो रेंडमनेस जो होती है, जो इधर उधर भागने की जो क्षमता होती है, ज़ीरो होती है। मतलब वहाँ पे उसकी टेम्परेचर ज़ीरो हो जाएगी, प्रेशर ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो उस पॉइंट को बोला जाता है क्या, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन होता है। तो केल्विन अगर डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दिया हुआ होगा तो उसको 273.15 से उसको जोड़ देना तो वो केल्विन निकल के आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में किसको बोलते हैं, डिग्री केल्विन को बोलेंगे। और फ़ारेनहाइट के केस में जो है उसको किसको बोलेंगे ना, रैंकाइन को बोला जाता है। ठीक है, डिग्री रैंकाइन। तो केल्विन स्केल कैसा स्केल होता है ना, ये एब्सोल्यूट स्केल होता है। इट इज़ कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल। और केल्विन स्केल जो होता है ये सिंगल रेफरेंस पॉइंट पे बेस्ड होता है। जिससे भी हम लोग देखा था कि जो आपकी आपकी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल था वो 2 पॉइंट पे बेस्ड रहता था, आपका आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। बट ये सिर्फ जो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे बेस्ड होता है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो रहता है इसकी टेम्परेचर कितनी होती है, एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 0.01 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा, प्रेशर हो जाएगा 0.6 किलो पास्कल। 1 केल्विन इज इक्वल टू होता है 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ H2O। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑन अ आइडियल गैस। हम लोगों ने पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर आपको याद आ रहा होगा, इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी होता है। ठीक है, और ये हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर mCp डेल्टा टी। हमें पता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, 0 केल्विन पे टेम्परेचर 0 होता है तो चेंज इन एंथैल्पी कितना आएगा आपका, 0 आएगा। क्लियर है। कन्वर्ट 370 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन स्केल, तो हमें 373 में 273.15 आप इसको ऐड कर दो। और ये देखो RRBGE के क्वेश्चन और SSCGE के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो 273.15 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर कितना होता है भाई केल्विन में ना, 273.16 केल्विन होता है। ये भी RRBGE का क्वेश्चन है। जीरोथ लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स होता है ये किस पे बेस्ड होता है ना, टेम्परेचर मेजरमेंट पे बेस्ड होता है। ठीक है, और टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं ना, किसके हेल्प से, थर्मोमीटर के हेल्प से। और थर्मोमीटर जो होता है ये कैसे टेम्परेचर माप को देता है आपको ना, विद द हेल्प ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। जैसे मर्क्यूरी थर्मोमीटर में जो है इसकी मर्क्यूरी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या थी ना, इसका वॉल्यूम या तो लेंथ इसकी जो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ थी। क्लियर है।
तो फिर हम लोग देखा कि एनर्जी एंड एनर्जी इंटरेक्शन ये आपकी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक होती है, जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखती है, जैसे कि सेंसिबल, लेटेंट, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर, ये आपको नहीं दिखती है। बट कोई दौड़ रहा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी रहेगी। कोई डैम अगर वाटर को स्टोर करके रखा है किसी हाइट एच पे तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी mgh रहेगी। तो ये आपका मैक्रोस्कोपिक एनर्जी हो गया, ठीक है। अब एनर्जी का ट्रांसफर हम लोग तीन तरीके से कर सकते हैं, वर्क के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में और मास के फॉर्म में। तो वर्क के फॉर्म में एक मैकेनिकल वर्क होता है जिसमें एफ फोर्स लगाओगे, बॉडी डिस्प्लेस कर गया एक्स, तो डब्ल्यू इक्वल एफ इंटू एक्स। थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये सब सारी चीज़ आप कर चुके हो। और थर्मोडायनेमिक्स वर्क तभी बोलेंगे जब एंटायर इफेक्ट ऑफ द सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेजिंगन इन वेट, मतलब पूरा एंटायर इफेक्ट जो सिस्टम करेगा वो ऐसा लगना चाहिए कि वो बाहर, सिस्टम के बाहर सराउंडिंग से वो कोई वेट उठा सकता है, तो उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वर्क बोलेंगे। और हम लोग जो भी चीज़ हम लोगों ने माना है थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम में यहाँ पे कि वर्क डन बाय द सिस्टम तो पॉजिटिव लेके चलेंगे, और वर्क डन ऑन द सिस्टम तो नेगेटिव। हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द सिस्टम तो ये नेगेटिव रहता है, और हीट ट्रांसफ़र ऑन द सिस्टम तो ये पॉजिटिव होता था। ये सारा साइन कन्वेंशन था। फिर हम लोगों ने फिक्स्ड मास एनालिसिस और क्लोज सिस्टम एनालिसिस देखा था। वहाँ से हम लोगों ने क्लोज सिस्टम और क्वासी-स्टैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोगों ने इंटीग्रेशन पी इंटू डी वी जो है ये वर्क डन निकाल के लाया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि एरिया अंडर द पी वी डायग्राम जो होता है क्लोज सिस्टम में वो वर्क के बराबर होता है। वर्क एक क्या होता है ना, पाथ फंक्शन होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है पास्ट हिस्ट्री पे, और ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। लेकिन प्रॉपर्टी एक पॉइंट फंक्शन है लेकिन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। वर्क जो है बाउंड्री या तो ट्रांजिएंट फिनोमिना है। नॉन फ्लो वर्क जो होता है वेरियस प्रोसेस के लिए जो हम लोग निकाले, डिराइव नहीं किए, बट आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग आइसोकोरिक या तो आइसोमेट्रिक बोलते हैं, इसमें वर्क जीरो निकल के आता है। कांस्टेंट प्रेशर को आइसोबारिक या तो आइसोपिस्टिक बोलते हैं, इसको W इज इक्वल टू पी वी टू माइनस वी वन होता है। और कांस्टेंट टेम्परेचर को आइसोथर्मल या तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे, जिसका आपका वर्क निकल का आता है पी वन बी वन एल एन वी टू बाई बी वन या तो पी वन बी वन एल एन पी वन बाई पी टू। और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर जीरो होता है, और पी बी के पावर में रेस्ट टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपका एडियाबेटिक इक्वेशन होता है जिसका वर्क होता है पी वन बी वन माइनस पी टू बी टू अपन गामा माइनस वन। और वहीं पे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होता है इसका जो है गामा की जगह सिर्फ एन कर दो। और यहाँ पे हम लोग आइडियल गैस के बारे में बात करेंगे। पी वी इज इक्वल एम आर टी जो होता है आइडियल गैस का इक्वेशन होता है। और यहाँ पे जो है आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में पी बी इक्वल कॉन्स्टेंट और पी बी एडियाबेटिक के केस में ये होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने समझा था कि जो स्लोप होता है एडियाबेटिक प्रोसेस का वो स्टीपर होता है, मतलब ज़्यादा होता है किससे कंपेयर में, आइसोथर्मल के कंपेयर में। कितना ज़्यादा होता है ना, गामा टाइम्स ज़्यादा होता है। क्लियर है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देख सकते हो गामा है। फिर हम लोग देखा था कि भाई वेरियस प्रोसेस के लिए पी बी डायग्राम जो है आपका ड्रॉ किया था। जीरो अगर के वैल्यू यहाँ पे जीरो है, इससे भी क्वेश्चंस पूछा गया है। तो जीरो रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ना भाई, उसको आइसोबारिक है तो आइसोपिस्टिक, वन रहेगा तो आइसोथर्मल या तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, गामा रहेगा तो एडियाबेटिक, एन रहेगा तो पॉलीट्रॉपिक, इनफाइनाइट रहेगा तो आइसोकोरिक या तो आइसोमेट्रिक बोलेंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन SSC 2024 का है कि इन पीवी डायग्राम पीवी के कांस्टेंट देन द प्रोसेस इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोचो जरा, इसको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। द एरिया अंडर द पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट्स, तो ये क्या होता है, द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। और फिर देखो ये RRBJ का क्वेश्चन है, इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस अगर n इक्वल टू 1 हो गया तो क्या निकल के आएगा, नहीं ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस निकल के आएगा। क्लियर है। और हीट क्या होता है, फिर हम लोग देखा था हीट ये भी आपका मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है, वो जो कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण पॉसिबल होता है। तो क्यू इक्वल हम लोगों ने वहाँ पे MC डेल्टा डी लेक्चर में देखा हुआ है, जहाँ पे C को बोला जाता है स्पेसिफिक हीट बोला जाएगा। और स्पेसिफिक हीट जो होता है एयर के लिए दो होता है, CP और CB होता है। और CP जो होता है CB से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है आप लोग को पता है, मैंने ये चीज़ बताया हुआ है, ठीक है। C का यूनिट पता होना चाहिए कि किलोजूल पर केजी पर केल्विन या तो किलोजूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पे गामा जो होता है स्पेसिफिक हीट रेशियो CP/CV होता है। क्लियर है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने यही देखा था कि जूल्स ने बोला था कि फॉर अ क्लोज सिस्टम नेट हीट इंटरेक्शन जो होता है वो नेट वर्क इंटरेक्शन के बराबर होगा फॉर ए क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग इन अ साइकिल। तो साइक्लिक प्रोसेस के बारे में नेट हीट इंटरेक्शन इक्वल टू नेट वर्क इंटरेक्शन, ये क्लोज सिस्टम और दोनों ही प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में बात करता है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था कि हीट और ट्रांसफर जो होता है ये भी पाथ फंक्शन होता है और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है और ये भी पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। फिर डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू चेंज इन एनर्जी का हम लोग चीज़ यहाँ पे निकाले हुए थे। और यहाँ से फर्स्ट लॉ से फिर डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट निकल के आया था। और डेल क्यू इक्वल पी डी वी प्लस डी यू, ये रिवर्सिबल और क्लोज सिस्टम का जो वर्क होता है डेल डब्ल्यू पी डी वी यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, स्मॉल वर्क। क्लियर है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे
देखा था कि एनर्जी अपन आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है हमेशा वो कांस्टेंट रहता है। पीएमएम एक ऐसा मशीन होता है कि जो बोलता है कि भाई हम कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस करते रहेंगे विदाउट कोई एनर्जी इनपुट। ये फर्स्ट लॉ का वायोलेशन है। फर्स्ट लॉ बोलता है कि एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि PMM-1 एक ऐसा मशीन है जहाँ पे एनर्जी हम जीरो देख रहे हैं, मतलब जीरो आपको दे रहे हैं लेकिन वर्क हमेशा आपको यहाँ पे मिलते जा रहा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये आपका फर्स्ट लॉ को वायलेट करता है। तो वेरियस प्रोसेस के लिए आप लोगों ने हीट ट्रांसफर देखा था, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर में आया था, ठीक है। उसका देखा था कि जो आपका इंटरनल एनर्जी होता है सिर्फ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। ये सब सारे क्वेश्चंस भी इन टॉपिक से पूछा जाता है। गामा का वैल्यू मोनोएटॉमिक के केस में जो है 1.67, डायटोमिक के केस में 1.4, ट्राइएटोमिक के केस में 1.33 होता है। और एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैस होता है। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट बताया था मैंने। कांस्टेंट प्रेशर के केस में हीट ट्रांसफर जो होता है वो चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होता है, ठीक है। और चेंज इन इंथैल्पी भी जो होता है ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली होता है। और आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में हीट ट्रांसफर जो होता है उसके वर्क के बराबर होता है। एडियाबेटिक के केस में हीट ट्रांसफर जो होता है जीरो होता है। पॉलीट्रॉपिक के केस में आपका यहाँ पे वर्क डन बाय पॉलीट्रॉपिक इंटू गामा-1 अपॉन गामा-1, या तो ये वाला होगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट जो होता है -CV गामा-n अपॉन n-1। तो फ्री एक्सपेंशन एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे जो है वैक्यूम के अगेंस्ट में जो है कोई गैस यहाँ पे इंसुलेटेड रहेगा और उसको वहाँ पे फ्रीली जो है छोड़ दिया जाता है एक्सपेंड होने के लिए। तो इसमें केस में हम लोग देखा था कि वर्क डन बाय द गैस जो होता है जीरो होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस देखा था और ये वाली इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे बात किया था। उसके बाद हम लोगों ने फ्री एक्सपेंशन, ये क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट किए थे कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस के केस में जो क्या होता है ना, ये एन इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा ये इरिवर्सिबल प्रोसेस। व्हेन ए सिस्टम एक्सपेंड फ्रीली अगेंस्ट वैक्यूम द वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व्ड इज जीरो, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करो कि अ सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच हीट कितना एब्जॉर्व कर रहा है 500 जूल और वर्क दे कर रहा है वो 250 जूल, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा भाई, ये आपको करके बताना है। द एंथैल्पी ऑफ एन ओपन सिस्टम जो होता है ये क्या होगा, ठीक है। इंक्रीज एज एनर्जी इज एडेड टू द सिस्टम, तो इंथैल्पी होता क्या है mCp डेल्टा टी, ठीक है। तो ये आप एनर्जी जितना ऐड करोगे हीट के फॉर्म में तो भाई टेम्परेचर बढ़ेगा सिस्टम का, तो एंथैल्पी भी जो है बढ़ेगी। उसके बाद हम लोगों ने देखा विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन होल्ड्स ट्रू व्हेन अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस इज हीटेड। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब आप गैस को हीट करते हो उस केस में क्या देखते हो कि द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट, नहीं गलत। द वर्क डन बाय द गैस इज फाइनाइट वैल्यू, ये भी गलत। द हीट एडेड टू द गैस इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बिल्कुल सही है। कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में जो हम लोग हीट ट्रांसफर करते हैं वो किसके बराबर होता है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट जो होता है एयर के केस में 1.41 होता है। ये सब क्वेश्चन देख लो, ये सब सारा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आप अच्छे अच्छे कंटेंट वहाँ पे जो क्या बोलते हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वहाँ पे लोग पेड कोर्स में इसको बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा फ्री में मिल रहा है तो थोड़ा इसको सीरियस होकर आप लोग अपना तैयारी भी उस तरीके से करो। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द, तो भाई इंटरनल एनर्जी किसके केस में चेंज नहीं होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में, क्योंकि जो चेंज इन टेम्परेचर लिखते हैं हम लोग तो ये भाई आइसोथर्मल के केस में चेंज इन टेम्परेचर जीरो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस डिपेंड्स ऑन, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्वेश्चन में 9 का आंसर आप देखना, अगर देना अगर याद है तो। और अब थोड़ा सा आप लोग भी इन सारे क्वेश्चंस को जो है देख लो, फिर भी मैं बता देता हूँ चलो। तो साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू फॉर ए प्रोसेस इज जीरो होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क इंटरेक्शन फॉर ए क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग इन साइक्लिक प्रोसेस। जब ये इधर आ जाएगा तो ये तो बराबर जीरो ही हो जाएगा ना। फर्स्ट लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स वो बात करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। हीट जो होता है क्लोजली रिलेटेड होता है टेम्परेचर से, और वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन जो होता है जीरो होता है। ये देख रहे हो सारे आरआरबी जेई के क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये तो आरआरबी जेई की लेवल है, देख रहे हो ना। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैसेज, हमें पता है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। द प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर्स और लीव्स द सिस्टम उसको हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक को हम लोग आइसेंट्रोपिक बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, हमें पता है कि हीट का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरा बॉडी कब होगा, जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे देखेंगे द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज मस्ट बी डिफरेंट, तभी हीट का जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर पॉसिबल है।
अ प्रोसेस इन विच नो हीट क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके। फिर हम लोग आइडियल गैस देखा था। आइडियल गैस होता नहीं है, बट आइडियल गैस हम लोग बनाते हैं। कैसे बनेगा कि कोई किसी जहाँ पर गैस रखा हुआ रहता है वहाँ उसकी डेंसिटी कम कर दो, प्रेशर बढ़ा दो, ठीक, प्रेशर भी कम कर दो, टेम्परेचर को बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सबसे ज़्यादा डेंसिटी कम कर दो, मतलब नंबर ऑफ मोलिकुल्स कम हो जाएंगे, प्रेशर इसके कारण कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है कि नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो भाई जो यहाँ पे जिस बर्तन के अंदर में रखा होगा, ये जिस जगह पे रखा होगा वो उस सरफेस पे कम मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, तो प्रेशर भी कम हो गया। टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो इनकी इंटरमोलिकुलर बॉन्ड जो रहेगी वो एकदम ही खत्म हो जाएगी। तो ये आपका फेवरेबल कंडीशन होता है आइडियल गैस के लिए। और लॉ ऑफ परफेक्ट गैस है, अगर कोई भी गैस को आइडियल गैस तभी बोल सकते हैं जब वो इन चारों कंडीशन को फॉलो करेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बॉयल्स लॉ के केस में। बॉयल्स लॉ, कोई भी चीज़ बॉयल हो रहा है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ, चाचा का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसको क्या करो, कांस्टेंट कर दो। गैलियस लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट। और एवोगाड्रोस लॉ में भाई क्या बोलता है कि अगर इक्वल वॉल्यूम जो है अगर सारे गैसेस की है तो सेम टेम्परेचर और सेम टेम्परेचर पे जो है यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे सारा चीज़ कर चुके हैं, क्लियर है। तो उसके बाद हम लोग देखा था कि देर आर 6.023 इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी मोल ऑफ सब्सटेंस, और दिस इज़ नोन एज, इसी को एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है। और जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमको लिखना है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, और a हो जाएगा आपका एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और 10 फ्रॉम एवोगाड्रोस लॉ द वॉल्यूम ऑफ 1 kg मोल ऑफ ऑल गैसेस एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो होता है वो कितना निकला देखा गया था, वो 22.4, मतलब 22.4 वॉल्यूम है। अलग अलग अगर मान लो यहाँ पर भी 22.4 इसका भी वॉल्यूम है, एक गैस 1 है गैस 2 है, मान लो नॉर्मल टेम्परेचर T या प्रेशर P है दोनों का केस में, तो दोनों ही में जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा वो कितना रहेगा 6.002 इंटू 10⁻23। दिस इज नोन एज एवोगाड्रोस लॉ, क्लियर है। फॉर्मूलाज देखा था हम लोगों ने यहाँ पे। अब डाल्टन्स लॉ वो यही बोलता है कि जो टोटल प्रेशर होगा वो सम होगा किसका, इंडिविजुअल प्रेशर को जो हम लोग का एडिशन करेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द स्टेज जो होता है वही डाल्टन्स लॉ बात करता है। इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स जिसकी वेट जो है 12 ग्राम है, तो व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर दो आप लोग, इसको मैंने करवाया हुआ है। A perfect gas at 25 डिग्री सेल्सियस is heated at constant pressure. Its volume is double than final temperature value. क्या कांस्टेंट है देखो पहले, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। प्रेशर कांस्टेंट किस लॉ में होता है ना, आपका चाचा का प्रेशर कांस्टेंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 लगाओ, जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप आंसर निकाल सकते हो। Which of the following law states that the volume of a gas is inversely proportional to the pressure of gas? Volume is inversely proportional to the pressure of a gas, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमें दिख रहा है Vp इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट थी आइसोथर्मल प्रोसेस, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट किसका रहेगा भैया, बॉयल्स लॉ करेगा, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है भाई ना, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मॉलिकुलर मास, ठीक है, ठीक है। आपका कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, क्लियर है। तो यहाँ पे 52 ग्राम के लिए जो है आपका जो पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स जो पूछा गया है यहाँ पे, सॉरी स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, मास अपॉन मोलिकुलर मास। मास देकर रखा हुआ कितना आपका 52 ग्राम, और मोलिकुलर मास हीलियम का होता है 4, तो ये हो जाएगा 13, आंसर भी हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है वो किस लॉ के बिलोंग करता है ना, आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चाचा का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसका कांस्टेंट कर दो, मतलब प्रेशर कांस्टेंट। गैलियस लॉ में क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट। और एवोगाड्रोस लॉ में हमें पता है कि 22.4 मीटर क्यूब का जो वॉल्यूम होता है सेम नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है सारे गैस के 6.022 इंटू 10⁻23 होगा, जिसको हम लोग एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। तो ये लेक्चर 1 से लेके हम लोगों ने लेक्चर 6 देखा था, इसके बाद हम लोग लेक्चर 7 में डिस्कस किया हम लोगों ने। इसके बाद लेक्चर नंबर हम लोग 8 डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात करेंगे। और इस तरीके से हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, एज पर RRB JEE सिलेबस खत्म हुआ। थर्मोडायनेमिक्स है बहुत ही ज़्यादा सिलेबस में, मतलब अगर नॉर्मल पढ़ने जाओ, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यही सब सारा टॉपिक है, इसलिए मैंने सिर्फ ये सारा चीज़ डिस्कस किया हुआ है। इसका हम लोग हीट ट्रांसफ़र जो आगे का जो लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 8 के बाद हीट ट्रांसफ़र स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग जो है लेक्चर को अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने रिविज़न नहीं किया होगा तो इस वीडियो के हेल्प से पूरा रिविज़न
हो गया होगा। तो चलो, कोई अगर डाउट सुझाव कुछ भी रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। और दोस्त मेरे, फ्री में जो चीज़ मिल रही है, ये खतरनाक कंटेंट आपको मैं बता रहा हूँ। मुझे पता है कि ये चीज़ें अगर मैं कोर्स बना के भी बेचूँ तो वो लोग खरीदेंगे, बट अभी मेरा माइंड में ऐसा कोई विचार नहीं है। जो चीज़ आपको फ्री में मिल रही है दोस्त, इसको आप फ़ायदा भरपूर उठाओ, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।